हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला सेमेस्टर वाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट ईयर का सीरीज है, बेसिकली फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें एक यूनिट होती है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो उसमें दो लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने होपफुली देख चुके होंगे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, राइट, लाइक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑल। आज हम लोग एक नई प्रॉपर्टी फ्लूइड की पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड की एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसका नाम है विस्कोसिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या होता है। इन जनरल टर्म में आप देखो तो विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंस इन द फ्लो, राइट। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है और लेयर बाय लेयर हो रहा है, राइट। लेयर बाय लेयर, जैसे हम लोग मान लीजिए वॉक कर रहा हूं मैं, तो मैं वॉक करता हूं तो एक्चुअली एयर इज गोइंग टू अप्लाई सम ड्रैग ऑन मी, राइट। तो उस ड्रैग की वजह से क्या एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, राइट। सिमिलर काइंड में क्या होता है, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो लेयर के फॉर्म में हो रहा है, मान लीजिए, राइट। लैमिनार फ्लो कंडीशन अगर हम लोग लेयर के फॉर्म में हो रहा है तो दो लेयरों के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। एक्चुअली जो फ्लो होता है, फ्लो कुछ ऐसा होता है कि लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है। लैमिनार फ्लो के अगर कंसीडर करें तो लेयर बाय लेयर हो रहा है और वन लेयर इज स्लाइडिंग ओवर अनदर लेयर। और इन जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो जो जिस लेयर की वेलोसिटी कम होती है वो एक अपोजिट फोर्स लगाती है, राइट। वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इन द मोशन, राइट। और उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है, राइट, सॉलिड सरफेस है। इसके ऊपर वाटर भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, राइट। अब ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, वो मान लेते हैं लेयर बाय लेयर हो रहा है। तो मैं कुछ लेयरें बना देता हूँ। वैसे मैं बहुत थिक लेयरें बनाने वाला हूँ, पर एक्चुअल में जो लेयर का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। उसकी थिकनेस पता करना भी बहुत मुश्किल है एक्चुअल में, राइट। लेकिन मैं थोड़ी सी लेंदी बड़ी दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो मान लीजिए पहली पहली लेयर ये थी। ये पहली लेयर है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये पहली लेयर है जो कि अटैच्ड है इससे, बॉटम सरफेस से, सॉलिड सरफेस से। इसके ऊपर ऑब्वियसली एक लेयर होगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी, राइट। फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी, राइट। फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी, ओके। तो ये कुछ इस टाइप के लेयर है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो ये हमारे फ्लूइड लेयर है, बहुत प्यार से समझेंगे। ये हमारा फ्लूइड लेयर है। फ्लूइड अभी स्टैटिक कंडीशन में हम मान लेते हैं। अगर सारी लेयर का सेंटर पॉइंट मार्क करें, राइट, सारी लेयर का सेंटर पॉइंट मार्क करें तो यह कहीं यहां से ऐसे आएगा। अब मैंने क्या किया, अब इसको हमें फ्लो में लाना है, क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब तभी होता है, विस्कोसिटी का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब फ्लूइड फ्लो में आता है। ये हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम करो एक सॉलिड प्लेट रख दिया हमने, एक पतली सी, राइट, एक प्लेट लगा दिया ताकि थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे। तो यहाँ पे एक सॉलिड प्लेट है, यहाँ पे एक सॉलिड प्लेट है, यहाँ पे एक फिक्स सरफेस है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बीच में फ्लूइड की लेयर्स हैं। अब मैंने क्या किया, जो सबसे टॉप वाली लेयर है, ध्यान समझिएगा, ये जो सबसे टॉप वाली लेयर है इसमें हमने फोर्स लगाया, इसमें हमने फोर्स लगाया और ये v वेलोसिटी से मूव करने लग गया, राइट। v वेलोसिटी से मूव करने लग गया। अब जब ये मूव करना स्टार्ट होगा तो कैसे कैसे पर लेयर मूव करेंगी वो हम लोग पहले देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देना चाहता हूं, उसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलते हैं? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई भी फ्लूइड का लेयर सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में होता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अगर कोई फ्लूइड लेयर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होती है तो उस लेयर का वेलोसिटी और सॉलिड का वेलोसिटी सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस नीचे वाले की बात करूं तो नीचे क्या है, एक सॉलिड सरफेस है जो कि स्टेशनरी है, फिक्स है। तो अब ये फिक्स हो गई, तो जो इसके जस्ट ऊपर लेयर होगी वो भी फिक्स हो जाएगी। ये तो नो स्लिप कंडीशन बोल रहा है। नो स्लिप कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो लेयर सॉलिड के कांटेक्ट में होगी उसका वेलोसिटी और सॉलिड सरफेस का वेलोसिटी सेम होगा। क्लियर है ये बात?
ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या, तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब जहां पे पहले थी वहीं पे अभी भी है, इसका वेलोसिटी जीरो, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, अब सबसे ऊपर वाली लेयर की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या प्लेट है, राइट। अब जब इसको मूव कराएंगे और ये प्लेट अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जो लेयर प्लेट से चिपकी हुई है वो भी वी वेलोसिटी से मूव करेगी। नो स्लिप कंडीशन का सिंपली मतलब है कि लेयर स्लिप नहीं कर रही है अगर वो सॉलिड के कांटेक्ट में है तो, ठीक है। तो अब जब तो ये वाली जो लेयर है ये भी v वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर हम लोग dt टाइम की बात कर लें, dt टाइम की बात कर लें, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस मान लीजिए x बाई dt हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो गया, v इंटू डी टी। तो v इंटू डी टी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ये वाली लेयर कितना ट्रेवल करेगी, v इंटू डी टी। मान लीजिए ये लेयर यहाँ पे पहुंच गई ट्रेवल कर, पहले तो इसी के ऊपर थी ना, अभी ये ट्रेवल करते करते यहाँ पे पहुंच गई। बहुत ध्यान समझेंगे। तो ये लेयर, तो ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग बात करें, ये वाली डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारा हो गया v इंटू डी टी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अब ये तो ऊपर मूव कर रही है, लेकिन जो इसके नीचे वाली लेयर है वो सेम वेलोसिटी से मूव करती अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता तो, राइट। अगर ये वाली लेयर और ये वाली लेयर की वेलोसिटी सेम होती अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन दोनों लेयरों के बीच में रेजिस्टेंस होने की वजह से ये वाली लेयर थोड़ा पीछे रह जाएगी, क्योंकि यही तो क्या करेगी, ये लेयर में तो हम लोग फोर्स ही लगा रहे हैं तो मूव करेगी, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, विस्कोसिटी क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से पीछे रह जाएगी। तो जो इसके नीचे वाली लेयर है वो कैसी दिखेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे दिख रही होगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे दिख रही होगी, ठीक है। उसके नीचे वाली लेयर क्या हो रही होगी, इससे ऊपर होगी, राइट। उससे नीचे वाली लेयर क्या होगी, कुछ ऐसा बना, राइट। तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये ताश के पत्तों की तरह स्लाइड हो गई, राइट। आपने ताश के पत्ते देखे, आप ताश के पत्ते हाथ में लीजिए, हाथ में थोड़ा सा कुछ स्टिकी सा लगा लीजिए ताकि नीचे वाला पत्ता मूव ना करे, ऊपर वाले पत्ते पे हाथ रखिए और ऐसे लगाइए फोर्स, तो क्या होगा, वो ऐसे ही स्लाइड कर जाएंगे, सारे के सारे पत्ते क्या हो जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे। उस तरीके का चीज हो रहा है। अब देखिए अगर हम लोग सबसे पहली पोजीशन, देखो पहली इनिशियल कंडीशन में मिड पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ठीक है, ऐसे। अब मिड पॉइंट कहाँ हो गया, इसका मिड पॉइंट खिसक चुका है, इसका मिड पॉइंट खिसक चुका है, इसका मिड पॉइंट खिसक चुका है, इसका मिड पॉइंट। तो ये अगर हम लोग मिला दें, राइट, ये हम लोग अगर इसको ऐसे मिला दें, जरूरी नहीं है लीनियर हो, राइट। तो इसको हम लोग बोल, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल पोजीशन, राइट। ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल पोजीशन आफ्टर डीटी टाइम, राइट। तो ये वाला पॉइंट जो था बेसिकली, जो पहले यहाँ पे हुआ करता था वो यहाँ पे पहुंच चुका है, जो पॉइंट यहाँ पे हुआ करता था वो यहाँ पे पहुंच चुका है, जो पॉइंट यहाँ हुआ करता था वो यहाँ पहुंच चुका है, जो पॉइंट यहाँ होता था यहाँ पहुंचे, यहाँ वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, स्लिप कर गया, राइट, ये ऐसा स्लिप कर गया। अब इसको अपन लोग बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो लेयर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कोई भी बीच की दो लेयर ले लेते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, बीच की कोई दो लेयर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बीच की कोई दो लेयर ले ले, इसमें से कोई बीच की दो लेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कोई भी दो लेयर हमने बीच की उठा लिए, येलो कलर से थी तो येलो कलर से ही दिखा देते हैं। तो बीच की हमने दो लेयरें यहाँ पे ऐसे दिखा दी है, एक लेयर हमने ये दिखा दी है, ठीक है, और नीचे वाली लेयर इसके थोड़ा सा पीछे होगी, राइट, ठीक है। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है सेंटर टू सेंटर, अगर आप देखोगे तो मान लीजिए डिस्टेंस है dy, राइट, दो बहुत पास है, dy का वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो दो लेयरें हमने कंसीडर की हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, विस्कोसिटी लगेगी। उस विस्कोसिटी के इफेक्ट की वजह से, अच्छा ये वाली लेयर आगे क्यों पहुंच गई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। मान लीजिए नीचे वाले की वेलोसिटी है u, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस डी यू, क्योंकि तभी तो ये आगे जा पाई, ये लेयर आगे चली गई क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी।
अगर सेम लेयरों को हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल में शो करें, जैसे कि वेलोसिटी प्रोफाइल भी थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड सरफेस था और कुछ ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल हमारे सामने आया था, राइट। ऐसा भी हो सकता है, इसमें एक लेयर ये वाली हो गई, 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 एक लेयर ऐसा करके हो गई। अब हमने क्या, हमने दो लेयरें बीच में कहीं पे कंसीडर की हुई है, तो मान लीजिए ये वाली दो लेयरें हमने कंसीडर की, एक लेयर हमने ये कंसीडर की हुई है और एक लेयर हमने ये वाली कंसीडर की हुई है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, वो dy है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, dy है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देते हैं। अब इस वाले पोर्शन को हम बाहर बना रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ, ये दो लेयरों का ये वेलोसिटी प्रोफाइल को बाहर बना रहे हैं, मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। एक लेयर ये है और एक लेयर कुछ ऐसा है, बड़ा करके दिखा रहा है और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको इजीली समझ। और ये हमने ऐसे बना, ये यहाँ पे सेम चीज बना लिया। नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है, u, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है, u प्लस डी यू, मतलब इसकी वेलोसिटी है u, इसकी वेलोसिटी है u प्लस डी। इसका मतलब क्या है, जो dt टाइम में बात कर रहे हैं, तो जो dt टाइम पहले मतलब शुरुआत में जो मॉलिक्यूल यहां पे था dt टाइम पे यहां पहुंच गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी u है। इस वाले केस में जो मॉलिक्यूल यहां पे था dt टाइम में यहां पे पहुंच गया, समझ में आया, राइट। अब मान लीजिए ये जो एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए डी थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। ये कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। तो अब बहुत ध्यान समझेंगे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको बताना है। ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसकी वजह से आ रही है, डी यू की वजह से आ रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी भी यू होती, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी भी यू होती, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां पहुंचता, ये वाला मॉलिक्यूल यहां पहुंचता, पर इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की क्योंकि इसके बाद डी यू था। समझ में आया। तो अगर इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी जो आएगी, ये आएगी डी यू डी टी, डी यू इंटू डी टी, और ये डिस्टेंस हमको पता है ये डी वाई है। तो अगर यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले टाइम हम tan डी थीटा लगा दें, tan डी थीटा अगर हम लोग लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, डी यू डी टी, डी यू डी टी बाई डी वाई आ जाएगा, डी यू डी टी बाई डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे डी थीटा इतना स्मॉल है कि tan डी थीटा को डी थीटा ही लिख सकते हैं, राइट। तो डी थीटा स्मॉल होने की वजह से हमने इसको लिख लिया डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी बाय डी वाई। अब इस डी टी को इधर ले आओ, तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू हो गया डी यू बाय डी वाई, डी यू बाय डी वाई। क्लियर है, राइट। ये एक रिलेशन हमको मिल गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। थीटा डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। वैसे ही डी यू बाई डी वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। तो मैं लिख भी देता हूं कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और डी यू बाई डी वाई जो है, डी यू बाई डी वाई जो है ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। क्लियर है ये बात। ये हो गया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस पर्टिकुलर केस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन दोनों सेम आएगा। अब यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज विस्कोसिटी, तो ये बात तो ठीक है कि इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इन द फ्लूइड, या फिर इट इज अ प्रॉपर्टी, राइट। और क्या बोल सकते हैं, viscosity is a property by the virtue of that the one layer of the fluid create resistance to the another layer,
करेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएगी, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर, टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर टू द एडजेसेंट लेयर, मतलब एक लेयर जो दूसरे लेयर पे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इन द मूवमेंट, उसको अपन लोग बोलते हैं विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। अब आ जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। देखिए, जैसे कि हुक्स लॉ था सॉलिड के लिए, उन्होंने क्या बताया था कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, पर यहाँ पे डायरेक्टली शेयर स्ट्रेन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई अगर आप शेयर फोर्स लगा दोगे तो फ्लूइड तो कंटिन्यूअस मोशन में आ जाएगा, तो शेयर स्ट्रेन बोलने का मतलब नहीं। इसलिए न्यूटन ने क्या बोल दिया, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्या बोल दिया, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। सो फॉर फ्लूइड शेयर स्ट्रेस टाउ, shear stress tau is proportional to the rate of deformation या rate of shear strain, right? rate of deformation में d theta by dt। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि d theta by dt क्या होता है, du by dy के बराबर होता है। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू हो गया du by dy, या यहाँ पे अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं म्यू विस्कोसिटी। यही विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कांस्टेंट है बेसिकली यही विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आई होप आप लोगों को ये चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, बहुत ज्यादा सेमेस्टर्स वगैरह में पूछा जाता है कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो क्या होता है, अगर कोई लिक्विड है तो विस्कोसिटी किसकी वजह से आती है, उसमें कोहेसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब आप शेयर फोर्स लगाते हो या उनको मूवमेंट करते हो तो एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, समझ में आ रहा है, राइट? तो इस उसकी वजह से, जैसे मान लो एक लेयर का मॉलिक्यूल है, राइट, इस लेयर में कुछ मॉलिक्यूल है, इस लेयर में कुछ मॉलिक्यूल, और दोनों क्या है, ये चिपके हुए हैं। तो ये जब ये मूव करने की कोशिश करता है तो ये वाला इसका जो मॉलिक्यूल है और जो इसका मॉलिक्यूल है वो दोनों कोहेसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से वो क्या करता है, जब फोर्स लगाते हो मूवमेंट होता है तो वो कोहेसिव फोर्स की वजह से ये इसको जाने नहीं देना चाहते, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि लिक्विड्स के केस में जो विस्कोसिटी का मेन कॉज है वो कोहेसिव फोर्स होता है। अब यहाँ लिखा हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, हम सबको पता है कि अगर हम लोग किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ही बेसिकली विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिक्विड्स के केस में अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये हम लोग बात कर रहे हैं, इस एक्सिस में हम लोग म्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाती है। किसके केस में, लिक्विड्स के केस में। ये हमारा लिक्विड हो गया, ये हमारा लिक्विड का केस हो गया। और अगर हम लोग बात करें गैसेस की, राइट, अब गैसेस के केस में कोहेसिव फोर्स ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। इसमें जो विस्कोसिटी आती है मेजरली मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस की वजह से आती है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस बढ़ता जाता है, करेक्ट, और उसकी वजह से फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे एक क्लास लगी हुई है और सारे बच्चे बैठे हुए हैं शांति से, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा है। जब भाग दौड़ नहीं कर रहा है, कोई मतलब मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या है, बहुत कम है, मॉलिक्यूलर का मूवमेंट क्या है, बहुत कम है, डिस्टर्बेंस क्या है, बहुत कम है। तो अब मेरे लिए बाहर जाना बहुत आसान है, तो सारे बच्चे बैठे हैं, हम बीच से निकल जाएंगे, समझ में आ रहा। लेकिन सडनली क्या होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब वो सारे भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते। अब पूरी भीड़ भगदड़ मची हुई है तो मुझे बीच से निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मतलब फ्लो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इस वजह से देखा जाए गैसेस के केस में जो कोहेसिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग पैरामीटर नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ जाता है, डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लो में रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है। तो गैस के केस में कुछ ऐसा सिस्टम आता है।
ये गैस के केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपसे ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन केस ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस कोहेसिव फोर्स इज मोर, with the rise of temperature cohesive force decreases and resistance is also decreases. Therefore in case of liquid viscosity decreases with the increase of temperature, but in case of gases intermolecular distance is very large and the cohesive force is negligibly small. With the increase of temperature molecular disturbance जो है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है और जिसकी वजह से फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रेशर के बात करें, देखो विस्कोसिटी में प्रेशर का कोई खास इफेक्ट तो नहीं पड़ता, देखा जाए तो बहुत कम इफेक्ट है। हम लोग एनालिसिस जब करते हैं कभी भी या फिर, तो इसका इफेक्ट तो हम लोग कभी कंसीडर भी नहीं करते, कभी कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों के केस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी बढ़ती ही है, राइट। लेकिन ये जो बढ़त है ना, ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे अगर वाटर वाला केस लें तो वाटर के केस में अगर आप वाटर शुरुआत में आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वाटर है, उसको अगर आप 1000 गुना बढ़ा दो, 1000 गुना बढ़ा दो, तो भी विस्कोसिटी सिर्फ 2 गुना बढ़ती है, राइट। तो इस वजह से देखा जाए तो ये इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। फिर भी अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। मतलब अगर मान लीजिए जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बने, देखो बीटेक के सिलेबस में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल का ही केस बनता है। जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड है, ये हमारा फ्री सरफेस, ये हमारा सॉलिड सरफेस हो गया, ये हमारा फ्री सरफेस हो गया, और यहाँ पे बेसिकली एक वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहे हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, स्ट्रेट, मतलब क्योंकि हम लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल की मतलब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, ये वाला मॉलिक्यूल। स्ट्रेट होने की खास बात क्या है, आप इस बात को समझिए। अगर ये वेलोसिटी प्रोफाइल स्ट्रेट है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला, फर्क ये पड़ने वाला है कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए बन रहा है थीटा, ठीक है, वही एंगल यहाँ पे बनेगा क्योंकि स्लोप बराबर होगा हर जगह पे, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब मान लीजिए कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी है कैपिटल वी, करेक्ट, ये टोटल डिस्टेंस है वाई, टोटल डिस्टेंस कितना है वाई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब dt टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जब ये मॉलिक्यूल यहां तक जाता है dt टाइम में और वेलोसिटी v है तो v इंटू dt वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला केस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाले केस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा du dt हो जाएगी, ये थोड़ी देर पहले देखा था। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये dy हो जाएगा, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल का हम लोग नाम रख देते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं कैपिटल ए बड़ा वाला को, कैपिटल बी कैपिटल सी, तो रख दे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो पहले अगर हम लोग स्मॉल ए बी सी ले ले, ट्रायंगल स्मॉल ए बी सी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा अगर आप निकालोगे, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा du dt बाई डी वाई, du dt बाई डी वाई। और अगर हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, v dt बाई वाई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं du dt बाई dy का वैल्यू कितना हो जाएगा, v dt बाय y, तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया। ये किसके लिए, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए। अच्छा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, राइट, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। और जो डी यू बाई डी वाई है उसको वी बाई वाई लिख सकते हो, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया म्यू वी बाय वाई, म्यू वी बाय वाई, करेक्ट। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू वी बाय वाई। टाउ को क्या लिख सकते हो, एफ बाई एरिया लिख सकते हैं, एफ बाई एरिया इज इक्वल टू म्यू वी बाय वाई, करेक्ट। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एफ इज इक्वल टू आ गया म्यू ए
वी बाय वाई, म्यू ए वी बाय वाई, राइट। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू ए वी बाय वाई। ये कितना हो गया, ये हमारा इक्वेशन आ गई फोर्स की। क्लियर है ये बात? ओके तो ये इक्वेशन ओनली वैलिड फॉर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओनली वैलिड फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। अब आगे बढ़ते हैं और इसका यूनिट जानने की कोशिश करते हैं कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो इसी से निकाल सकते हैं, जैसे कि अब वी नो दैट, अभी हम जस्ट देखे थे कि वी नो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू, जब म्यू ए वी बाई वाई ना, म्यू ए वी बाई वाई, तो म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, एफ का यूनिट इंटू वाई का यूनिट डिवाइड बाई ए का यूनिट इंटू वी का यूनिट। तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, सेकंड ऊपर चला गया, ये हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, तो इसकी यूनिट हो जाती है पास्कल सेकंड, राइट। ये किसकी हो गई, म्यू की यूनिट आपकी हो गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पास्कल सेकंड। अच्छा, इसकी एक यूनिट और हम लोग बना सकते हैं कि जैसे न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू जरा यहाँ पे पुट करिए, तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं न्यूटन की जगह में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे इससे ये किसके बराबर हो गया, केजी बाई मीटर सेकंड, केजी बाई मीटर सेकंड। ये एसआई यूनिट हो गया, ये एमकेएस यूनिट हो गया, करेक्ट ना। तो ये एक रिलेशन आपके पास आ गया, राइट। तो अभी अगेन फाइनल अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एक हो गई पास्कल सेकंड बराबर ये, और उसी के बराबर हो गई केजी पर मीटर सेकंड। पीजीएस यूनिट में बात करें तो इसकी यूनिट होती है पॉइज, क्या होती है, पॉइज, राइट। तो वन पॉइज इज इक्वल टू होता है, वन पॉइज इज इक्वल टू होता है, केजी की जगह में ग्राम आ जाता है, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, राइट। ओके, अगर हम लोग ये पॉइस का मतलब हो गया, अगर हम लोग इसको लिखें मतलब केजी मीटर सेकंड हो, तो केजी को क्या लिख सकते हो, ग्राम में 10⁻³ ग्राम, ठीक है। सेंट, इसको मीटर को क्या लिख सकते हो, 100 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड रहने दो, तो ये बन गया पॉइस, ये बन गया पॉइस। तो एक पॉइस इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, वन पॉइस इज इक्वल टू, राइट, वन पॉइस इज इक्वल टू 0.1 kg पर मीटर सेकंड, ये हमारा पॉइस का हो जाता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, बस आपको इतना समझना है कि विस्कोसिटी होता क्या है, मतलब जो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड के मूवमेंट में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, किससे गवर्न होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से गवर्न होती है। और विस्कोसिटी का वेरिएशन क्या है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, और विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या क्या पॉसिबल हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।